हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, जो स्पेसिफिकली एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, वो टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसका नाम है डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। यहां से दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो पूरा डायरेक्टली पूछेगा डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। एक और क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो बेसिकली डिफिकल्टीज का दो क्लास होने वाला है आज का वीडियो, जिसमें हम डिफिकल्टीज के बारे में समझेंगे, और दूसरे क्लास में जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वहां पर हम स्पेसिफिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नेशनल इनकम में क्या डिफिकल्टीज आता है वो समझेंगे। दो अलग अलग प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और दोनों अलग अलग तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और अलग अलग हिसाब से लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से कभी नहीं आता है। एक बड़ा 7 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क का, 6 मार्क का क्वेश्चन, इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में आता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं मैं 100 क्वेश्चन पेपर अगर पास्ट का एनालिसिस किया हूं तो उसमें से 80% ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। या तो ये आता है या तो इसके बाद क्लास में जो पढ़ेंगे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वाला वो आता है। डिफिकल्टी से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये मानकर चलो। ठीक है, अब ये क्या है टॉपिक? डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, हम मेथड्स के बारे में पढ़े थे, 3 मेथड्स पढ़े थे हम लोग। एक तो वैल्यू एडिड था, दूसरा इनकम मेथड था और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड था। अब इन तीनों मेथड को इंप्लीमेंट करने टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमी छोटा सा नहीं है। इकोनॉमी में 140 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। तो सभी का डेटा को कलेक्ट करके एक्यूरेटली नेशनल इनकम निकालना पॉसिबल नहीं है। वहां पर हमें बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है और उन डिफिकल्टीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जाम्स के लिए है। हम पढ़ रहे हैं ओडिशा का बीकॉम का सब्जेक्ट, सेमेस्टर 2 का मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। लेकिन ध्यान रखना ऑल ओवर इंडिया सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो तुम किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो तुम भी पूरा सीरीज को पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मोबाइल एप्लीकेशन को तो डाउनलोड करना ही है। कहां पर दिया हुआ है लिंक? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड जरूर से कर लेना। एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में अपने कॉलेज का नाम जरूर से व्हाट्सएप कर देना, जिससे तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दे। एग्जाम रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन प्लस तुम्हारे बीकॉम के जर्नी, कॉमर्स के जर्नी में जो भी दिक्कतें आएगी वो हम लोग तुम तक पहुंचा पाएंगे, तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पहला डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, डिफिकल्टी इन ऑफ डिफाइनिंग द नेशन। अब ये नेशन क्या है, कौन सा इनकम को ऐड करेंगे, कौन सा इनकम को ऐड नहीं करेंगे? हम निकाल रहे हैं नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में वो इनकम जो इंडिया के नेशन के अंदर जनरेट हुआ है। अब कौन सा इनकम अंदर जनरेट हुआ है, कौन सा बाहर जनरेट हुआ है? नेशन क्या है, किसको नेशन बोलेंगे, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ नेशन इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। हम नेशन का डेफिनेशन को यूज करते हैं कि नेशन हम किसे बोलेंगे। नेशनल इनकम डज नॉट ओनली इंक्लूड इनकम प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। हम सिर्फ कंट्री के अंदर का इनकम नहीं लेते, प्लस हम बाहर के इनकम को भी ऐड करते हैं। जैसे मैं हूं, मेरा अगर मान लो ओडिशा, यहां पर मैं बिलोंग करता हूं, यहां से इनकम है 50,000 रुपीज का, एग्जाम्पल ले रहा हूं। 50,000 रुपीज पर मंथ में कमाता हूं। कहां से? मुझे सैलरी मिलता है, मैं किसी स्कूल में टीचर हूं और मुझे 50,000 रुपए का सैलरी मिलता है। प्लस मेरा एक 30,000 रुपए का इनकम आता है, कहां से? यूएस से, रेंट। मेरे दादाजी यूएस में रहते थे और वो वहां पर मेरे लिए एक घर छोड़ कर गए हैं। तो वो जो 30,000 का घर है, जो वैल्यू, मैं यूएस नहीं जाता, मैं इंडिया में ही हूं, मैं इंडिया को ही बिलोंग करता हूं, मेरा इनकम इंडिया में ही जनरेट होता है। लेकिन वो जो घर यूएस में है मैं उसको रेंट पर लगा दिया हूं और वहां से हर महीने मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए का रेंटल इनकम आता है। तो टोटल इनकम मेरा कितना हो गया? मेरा तो 80,000 हो गया। अब बताओ नेशनल इनकम क्या होगा? क्या ये 50,000 सिर्फ होगा या 80 होगा? पूरा 80,000 को हम लोग हमारे इनकम में ऐड कर लेंगे। रीजन, ये वो इनकम है जो विद इन द कंट्री जनरेट हो रहा है, प्लस
बट ऑल्सो इनकम अर्नड इन अदर कंट्रीज, किसी और कंट्री में अगर मैं पैसा कमाया हूं तो वो भी ऐड होगा बाय वे ऑफ शिपिंग चार्जेस, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग माइनस एनी पेमेंट मेड टू द फॉरेन कंट्री। उसमें से माइनस कर दूंगा अगर मैं किसी फॉरेनर को कोई पेमेंट किया हूं। तो मान लेते हैं यहां पर मैं एक स्टाफ रखा हूं, ये जो घर है इस घर को मैनेज करने के लिए मैं एक स्टाफ रखा हूं जिसका सैलरी है 5,000 रुपए। तो 30,000 तो मुझे रेंट मिलता है, लेकिन उसमें से 5,000 रुपए मैं क्या कर देता हूं, स्टाफ को सैलरी दे देता हूं। तो ये 5,000 माइनस हो जाएगा, 75,000 मेरा इनकम आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ नेशन गोज बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर हमारा नेशन जाता है। व्हाट इज पॉलिटिकल बाउंड्री? पॉलिटिकल बाउंड्री वो बाउंड्री होता है जहां तक हमारे प्राइम मिनिस्टर का रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है, मतलब इंडिया का कंट्रोल चलता है। अभी इंडिया का कंट्रोल कहां तक चलेगा? लैंड एरिया तो पूरा ही होगा, जमीन जितना है, पूरे बॉर्डर्स हैं हमारे इंडिया के पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो तो होगा ही। पानी में 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, जैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ना लैंड में किलोमीटर्स में, वैसे वाटर को नॉटिकल माइल्स में मेजर किया जाता है। तो समुंदर में हम 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एरिया, जो समुंदर के सी बीच में जो बिजनेस हो रहा है, जो पानी में आसपास जो बिजनेस हो रहा है, ये सब हमारा है। रीजन, पानी 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा है, इंडिया का हिस्सा। 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर ये इंटरनेशनल वाटर होता है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री कहां तक होता है? लैंड एरिया तो पूरा होता है, प्लस पानी में 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एरिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग द। पॉइंट नंबर 2 जो हमारा है वो है नॉन मार्केटेड सर्विसेज। अब ये नॉन मार्केटेड सर्विसेज क्या होता है? जैसे मान लो मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में काम करता हूं एज अ शेफ, खाना बनाकर बेचता हूं। ठीक है, मेरा काम है खाना बनाना और वहां पर वो खाना रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो बेचता है, मेरे को खाना बनाने के नाम का पैसा मिलता है। तो ये मेरे सैलरी का पार्ट हो गया, ये नेशनल इनकम में ऐड होगा। अब वही खाना मैं अगर मैं अपने घर में बनाऊं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माता पिता के लिए, या सब किसी के लिए भी घर में, तो उनके लिए जब मैं वो सेम खाना बनाऊंगा, क्या उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा? नहीं। लेकिन क्या ये नेशनल इनकम में ऐड होगा? नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि भले पैसा मिले या ना मिले, लेकिन ये एक सर्विस है, ये एक प्रोडक्टिव काम है नेशन के लिए, और ये नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए? ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नॉन मार्केटेड सर्विसेज, वो सर्विसेज जिसके बदले में हमें पैसा नहीं मिलता, जिसको हम मार्केट में बेचते नहीं है, वो सर्विस, मतलब सेल्फ सर्विसेज, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, या वर्क परफॉर्म ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, हम घर वालों के लिए कोई काम करते हैं, तो उस केस में वो जो सर्विसेज होता है उसको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, विच काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? कौन सा काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होगा? कॉमोडिटीज एंड सर्विस हैविंग मनी वैल्यू, जिसका मनी वैल्यू है, आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, बट देर आर गुड्स एंड सर्विसेज विच मे हैव नो कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ मनी पेमेंट। सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर लव, घर वालों के लिए, काइंडनेस एंड मर्सी, एंड नॉट फॉर मनी, हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू बट हैव नो मनी वैल्यू। इसका इकोनॉमी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, घर वालों के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो जब मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उसको हम नेशनल इनकम में भी ऐड नहीं करेंगे। द डिफिकल्टीज वेदर दिस सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड हाउ टू मेजर देयर मनी वैल्यू। अगर इसको नेशनल इनकम में ऐड करते भी हैं तो इसको मेजर कैसे करेंगे, वो प्रॉब्लम है। तो मेजर तो कर नहीं पाएंगे, इसीलिए हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल अ पेड मेड सर्वेंट, जिसको हम बाहर से लाए हैं, पैसा दे रहे हैं, मेड है, सर्वेंट है, सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, बट लेटर व्हेन शी मैरीज द मास्टर शी इज नॉट पेड एनी मोर, थ्रो सी कंटिन्यूज टू परफॉर्म द सर्विस। वो वही काम कर रही है लेकिन अब उसको पैसा नहीं मिल रहा। जब उसको पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो वही काम का, पहले जब पैसा मिल रहा था तो नेशनल इनकम में ऐड हो रहा था, लेकिन अब पैसा नहीं मिल रहा तो नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आता है नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। नॉन मार्केटेड सर्विसेज को हम लोग छोड़ देते हैं, रीजन क्योंकि उसका मनी वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमें क्या बोलता है? इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी वन मेथड। इसका मतलब हम 3 मेथड्स पढ़े थे। क्या क्या 3 मेथड पढ़े थे? हम प्रोडक्ट मेथड पढ़े थे सबसे पहले, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हम इनकम मेथड पढ़े थे, और तीसरा हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़े थे। ठीक है, अब
Another difficulty is regarding the method to be used. कौन सा मेथड को यूज करेंगे? तीन मेथड है, कब कौन सा मेथड यूज होगा? इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इट इज हाउएवर प्रीफर टू यूज द थ्री मेथड्स. ऑल द थ्री मेथड्स हम लोग जनरली यूज करते हैं साइमल्टेनियसली डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा या अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स. कौन सा डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम तीनों मेथड को जनरली फॉलो करते हैं. ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, विच स्टेज टू चूज. कौन सा स्टेज लेंगे, कौन सा डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेज पता चलेगा. अगर हमारे पास प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा है तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड को लगा देंगे. अगर हमारे पास लोगों का एक्सपेंडिचर रिलेटेड डेटा है तो हम एक्सपेंडिचर मेथड को लगा देंगे. तो इस तरीके से हम कौन से स्टेज में है, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के कौन से स्टेज में है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा मेथड को इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 है कौन सा स्टेज चूज करेंगे. रिगार्डिंग द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट विच नेशनल इनकम बी कैलकुलेटेड, इट इज एग्रीड दैट एनी स्टेज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. 3 स्टेज होता है. प्रोडक्शन स्टेज जिसको हम फेजेस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन may be adopted depending upon the function the national income estimate is expected to discharge. If the aim is to show the economic progress, अगर हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिखाना है एंड पावर ऑफ द इकोनॉमी, हमें इकोनॉमी का प्रोग्रेस एंड पावर को शो ऑफ करना है, देन द प्रोडक्शन स्टेज वुड बी मोर अप्रोप्रिएट. तब हम फॉलो करेंगे प्रोडक्शन स्टेज को. एंड इफ द एम इज टू मेजर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर को मेजर करना हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों का कितना भलाई हो रहा है, तो हम कौन से स्टेज में जाएंगे? कंजम्पशन स्टेज. और उसी अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो करेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन आवर ऑब्जेक्टिव हम लोग जनरली मेथड्स को फॉलो करते हैं. और बेसिकली हर इकोनॉमी तो तीनों मेथड्स को फॉलो कर ही लेता है. ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 5 के अंदर में. पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? पॉजिटिव ऑफ स्टैटिस्टिक मतलब शॉर्टेज ऑफ डेटा. क्या इंडिया का सभी लोगों का सारा डेटा गवर्नमेंट के पास है? नहीं है, किसी भी इकोनॉमी में नहीं होता है. डेवलप्ड कंट्रीज में तो फिर भी ज्यादा डेटा होता है, सारा डेटा तो किसी के पास नहीं होता है. डेवलप्ड कंट्री में बहुत सारा डेटा होता है लेकिन सभी का नहीं होता है, वहां पर भी मिसिंग होता है. और हमारे जैसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में तो मेजॉरिटी ऑफ द डेटा तो होता ही नहीं है गवर्नमेंट के पास. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ data, non-availability of statistical material. This difficulty is not peculiar to underdeveloped countries, but even in advanced countries, reliable and sufficient data are lacking. Advanced developed countries में भी data का shortage है. सभी लोग अपना करेक्ट डेटा गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, जानबूझकर नहीं देते हैं, और बहुत सारे लोग तो डेटा देते ही नहीं है. According to the National Income Committee of India, the available statistics specifically for agriculture and small scale industry. तुम्हें लगता है फार्मर का सारा डेटा गवर्नमेंट के पास होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, हाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो फिर भी उसका डेटा है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत सारा मैंडेटरी गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं. लेकिन ये जो छोटे मोटे फैक्ट्रीज हैं, जो घर घर में प्रोडक्शन हो रहा है, ये सबका कोई भी डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं होता है. एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर एक्सट्रीमली अनरिलायबल एंड इनकम्प्लीट. उनका डेटा अनरिलायबल भी होता है और इनकम्प्लीट भी होता है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में. पॉइंट नंबर 6, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग. एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नेशनल इनकम के एस्टिमेट में. जनरली क्या प्रॉब्लम आता है? हम डबल काउंट कर लेते हैं, एक ही चीज को बार बार काउंट कर लेते हैं. जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी. ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, सी डी को बेचा. यहां भी काउंट हो गया, यहां भी काउंट हो गया, यहां भी काउंट हो गया. प्रोडक्ट तो वही था, एक ही प्रोडक्ट बार बार बिक रहा है और हर बार हम उसको काउंट कर ले रहे हैं पूरा टोटल वैल्यू को. तो जब हम एक ही चीज को बार बार काउंट कर लेंगे टोटल वैल्यू को, वहां पर डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम जनरली हमें आएगा. ठीक है, तो हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है या तो हम वैल्यू एडेड को देखें, मतलब ए कितना वैल्यू ऐड किया, बी कितना किया, सी कितना किया. या तो हम वैल्यू एडेड मेथड में चले जाएं या फिर हम डायरेक्टली लास्ट वाले को ले लें, इन सभी को छोड़ दें. जब हम डायरेक्टली लास्ट वाले को लेंगे तो टोटल वैल्यू यहां पर एक बार में आ जाएगा और बीच का वैल्यू को हम लोग आराम से छोड़ पाएंगे. ठीक है, अनदर डिफिकल्टी इज ऑफ डबल काउंटिंग यूजुअली एसोसिएटेड विद द इन्वेंट्री मेथड.
डबल काउंटिंग इंप्लाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी लाइक रॉ मटेरियल और लेबर बीइंग इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम मोर देन वंस। जब एक ही चीज को हम बार बार इंक्लूड कर लेते हैं उसको हम डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम बोलते हैं। अ फार्मर सेल्स मेज वर्थ ₹200 टू मिल ओनर। मान लो फार्मर क्या कर रहा है, मिल ओनर को प्रोडक्ट बेच रहा है, मिल ओनर होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को। तो एक ही प्रोडक्ट 4 बार बिक रहा है इकोनॉमी में। अगर हम चारों बार ऐड कर लेंगे तो तुम्हें नहीं लगता एक ही प्रोडक्ट 4 बार काउंट हो गया? तो इसीलिए बेटर है हम क्या करें, या तो हम वैल्यू एडेड को देख लें, फार्मर कितना वैल्यू ऐड किया, मील वाला कितना वैल्यू ऐड किया, होलसेलर कितना वैल्यू ऐड किया, रिटेलर कितना वैल्यू ऐड किया, और फाइनली कस्टमर को कितने का प्रोडक्ट मिला। या फिर हम चले जाएं और ये सभी को इग्नोर करें और फाइनली कस्टमर का वैल्यू को ले लें तो हो जाएगा। तो हमें एक बार इंक्लूड करना है, ठीक है। A farmer sells maize worth ₹200 to mill owner, and mill owner further sells maize flour to wholesaler dealer, who further sell to retailer, and who in turn sells to the consumer. If we calculate it at every stage, its money will come to 800 rupees. अगर हम हर स्टेज में ऐड करेंगे तो वही प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। बट एक्चुअली द इंक्रीज इन नेशनल इनकम हैज बीन टू द एक्सटेंट ऑफ 200 ओनली। नेशनल इनकम सिर्फ 200 रुपए से बढ़ा है, लेकिन हम उसको कितनी बार काउंट कर लिए, 4 बार काउंट कर लिए। तो ये प्रॉब्लम है। बेस्ट वे टू अवॉइड डिफिकल्टी इज टू कैलकुलेट ओनली द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट एंटर इनटू द फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन मतलब जब कस्टमर को मिलेगा और हम कस्टमर के वैल्यू को डायरेक्टली ले लेंगे, इन बीच वाले सभी का वैल्यू को हटा देंगे, डायरेक्टली कस्टमर का वैल्यू ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 7 में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। हम नेशनल इनकम में 2 प्रकार के पेमेंट्स होते हैं, एक होते हैं ट्रांसफर पेमेंट, और दूसरा होता है फैक्टर पेमेंट। नेशनल इनकम में ये इंक्लूड होता है और ये इंक्लूड नहीं होता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांसफर पेमेंट कौन सा है। मान लो मैं अपने दोस्त को 200 रुपए देता हूं, दोस्त वो पैसा कभी मुझे लौटाता नहीं है, तो क्या ये दोस्त का इनकम हो गया? तुम्हें लगता है? क्या नेशन में कोई प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट हुआ इसके वजह से? ऐसे तो नेशनल इनकम को तुम कितना भी बढ़ा लोगे, अमित शाह मोदी को देगा, मोदी अमित शाह को देगा, अमित शाह मोदी को देगा, मोदी अमित शाह को देगा, ये सब मिलकर फिर संबित पात्रा को दे देंगे, संबित पात्रा निर्मला सीतारमन को दे देंगे, निर्मला सीतारमन फिर जाकर प्रेसिडेंट को दे देगा, प्रेसिडेंट किसी और को। तो ऐसे कर करके तो हम नेशनल इनकम को पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बना सकते हैं, अगर यही करना है तो ट्रांसफर पेमेंट्स को हम इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब जब कोई किसी को कोई पेमेंट दे रहा है, उसके बदले में कुछ नहीं ले रहा है, ऐसे ही पेमेंट दे रहा है, उसके बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस इकोनॉमी में जनरेट नहीं हुआ, उस प्रकार के पेमेंट्स को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। अदरवाइज तो हमारा नेशनल इनकम दुनिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल इनकम होगा। रीजन, ट्रांसफर पेमेंट्स को अगर हम ऐड कर दिए तो ट्रांसफर पेमेंट की वजह से कभी भी कोई प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट नहीं होता है, इसीलिए हम ट्रांसफर पेमेंट को ऐड नहीं करते हैं। फैक्टर पेमेंट्स को ऐड करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के बदले में जो पैसा मिलता है, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया एंड प्रॉफिट हो गया, ये सबको हम ऐड करेंगे क्योंकि इसके बदले में हमें प्रोडक्टिव सर्विसेज जनरेट हुआ है हमारे इकोनॉमी में। ठीक है। Another difficulty in calculation of national income is that transfer payment associated with income method of national income calculation. A person receive income of say 1000 per year. Part of it may have been received as interest payment on government loans. This part is in the nature of transfer payment. ये transfer payment है and may be taken either as the income of the individual or the government. If the figure under both the category, aggregate income will be unduly inflated. अगर हम ट्रांसफर पेमेंट को बार बार इंक्लूड करेंगे, मेरे इनकम में भी ऐड हो गया, मुझे जब सैलरी मिला, मैं अपने सैलरी से अपने बच्चे को पॉकेट मनी दिया, मेरे सैलरी तो काउंट हो गया, अब बच्चे का क्या पॉकेट मनी भी काउंट होगा? नहीं होगा। रीजन, वो मेरे सैलरी में से ही दिया गया है, जब मुझे सैलरी मिला वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में एक बार ऐड हो गया है। अगर वही पैसा मैं अगर अपने बच्चे को देता हूं एज अ पॉकेट मनी, तो उस केस में वो इंक्लूड फिर से नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर में। ठीक है, चलो। Therefore, the transfer of money from one person to or group to another person
और ग्रुप शुड बी अवॉइडेड। एक आदमी दूसरे आदमी को दे रहा, दूसरा आदमी पहला आदमी को पैसा दे रहा, तो इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे। द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी इज टू कंसिडर ओनली द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप। पर्सनल इनकम माइनस ऑल ट्रांसफर पेमेंट, हम पर्सनल इनकम से सारे ट्रांसफर पेमेंट्स को माइनस कर देंगे। चलते हैं पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है? सेल्फ कंज्यूम्ड प्रोडक्शन। हम वो गुड्स को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे जो हम खुद के लिए बनाए हैं। मान लो मेरा बिस्किट का फैक्ट्री है, 100 पैकेट बिस्किट मैन्युफैक्चर किया मैं 1 महीने के अंदर, उसमें से 95 पैकेट में मार्केट में बेच दिया, 5 पैकेट में घर ले आया, खुद खा लिया, हमारे घर वाले खा लिए। क्या ये 5 पैकेट भी नेशनल इनकम में ऐड होगा? यस होगा, बिकॉज ये भी एक प्रोडक्टिव सर्विस का प्रोडक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज का जनरेशन इकोनॉमी में हो रहा है। भले उसके लिए हमें पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन गुड्स के केस में सेल्फ कंज्यूम गुड्स ऐड होता है, सर्विस के केस में सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विस ऐड नहीं होता है। ठीक है। अनदर डिफिकल्टी मोस्ट प्रिक्यूलियर टू बैकवर्ड कंट्रीज दैट अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द आउटपुट इज नॉट एक्सचेंज फॉर मनी इन मार्केट, इट बीइंग आइदर कंज्यूम डायरेक्टली, या तो हम डायरेक्टली खुद कंज्यूम कर लेते हैं बाय प्रोड्यूसर, और बार्टर फॉर अदर गुड्स, या फिर बार्टर सिस्टम में हम एक्सचेंज कर लेते हैं। ये जनरली क्या होता है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है। ये अनरिपोर्टेड होता है, हम खुद बनाकर खुद खा लिए और हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट ही नहीं किए। ठीक है। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरली ऐसा होता है। देयर एग्जिस्टेंस ऑफ वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन मोनेटाइज सेक्टर मेक्स कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम वेरी डिफिकल्ट। इस वजह से इकोनॉमी में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। चलते हैं पॉइंट नंबर 9 में, मल्टीपल ऑक्यूपेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, एक आदमी एक काम पर टिक कर कभी नहीं रहता, वो बहुत सारे काम करने की कोशिश करता है। वो दुकान भी कर लेता है, वो एक ठेला भी लगा लेता है, वो कुछ और पार्ट टाइम भी कर लेता है, वो ऑनलाइन पढ़ा भी लेता है, वो और भी बहुत सारे काम को कर लेता है। तो एक इंसान एक काम को नहीं करता। जब हम मल्टीपल ऑक्यूपेशंस करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ लिटिल स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, अ प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ इनकम बाय इंडस्ट्रियल ओरिजिन और बाय डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर इज रेंडर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उस केस में नेशनल इनकम निकालना पॉसिबल नहीं होता है। द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज as a matter of fact is in all the sectors is highly scattered and unorganized। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन है वो हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है। रेंडरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम वेरी डिफिकल्ट, जिसके वजह से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। आखिरी के पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 10 आज के लिए हमारा लास्ट पॉइंट है, इनकरेक्ट स्टेटिस्टिक्स, डेटा इनकरेक्ट होना। ये तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया का तो मैक्सिमम डेटा इनकरेक्ट होता है, लोग जानबूझकर इनकरेक्ट डेटा देते हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं अपना प्रोडक्शन फैक्ट्री बैठाता हूं, क्या मैं सारा सही सही डेटा गवर्नमेंट को दे दूंगा? गवर्नमेंट आ जाएगा मेरे घर में, इनकम टैक्स भी भर दो, जीएसटी भी भर दो, ये भी भर दो, वो भी भर दो करके मेरा तो सारा पैसा वही ले जाएगा। तो 99% ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर में अपना करेक्ट डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करते हैं। वो जानबूझकर प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, वो जानबूझकर सब कुछ गलत देते हैं ताकि उनका टैक्स का फायदा हो जाए। ठीक है। तो उस केस में हमारा नेशनल इनकम भी गलत हो जाता है। ठीक है। अदर डिफिकल्टी पर्टेन टू द सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द पीपल, दे आर सुपरस्टिशियस, पीपल डू नॉट डिस्क्लोज देयर इनकम। पीपल अपना इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते इजीली एंड करेक्टली। दे आर इलिटरेट एंड डू नॉट कीप प्रॉपर अकाउंट्स, वो लोग अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। ऑफ और इफ ऑल दे कीप इन अकाउंट, दीज आर हाईली अनरिलायबल। ऑल दिस डिफिकल्टी एग्जिस्ट इन इंडिया, ये सारा इंडिया के अंदर है। एंड कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम हैज बीन रेंडर्ड डिफिकल्ट इन द पास्ट। एफर्ट्स आर हाउएवर मेड टू सॉल्व द डिफिकल्टी सो एज टू फाइंड आउट करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो जनरली क्या होता है, लोग गलत डेटा देते हैं। देखो इतना बकवास लिखकर आने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिंपली लिखना इनकरेक्ट डेटा के अंदर में पीपल डू नॉट डिस्क्लोज देयर करेक्ट डेटा टू द गवर्नमेंट, ड्यू टू विच नेशनल इनकम कैलकुलेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। हम जानबूझकर हमारा करेक्ट डेटा गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, जिसकी वजह से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है बात? तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम, इसके बाद वाले टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।